खा लूं जिससे बीच में खांसी ना आए। एक नमस्कार, प्रणाम इंडिया के 7 PM संस्करण में आप सबका स्वागत है। फर्जी कोर्ट से लेके ड्रग्स कारोबार में गुजरात का नाम सबसे आगे आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ से एक ताजा खबर और निकल के आ गई है और वो ये है कि एक फेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रायपुर से 250 किलोमीटर दूर छपरा में एक फेक SBI बैंक खोल दिया गया। फेक करेंसी आपने सुनी होगी, फेक टोल प्लाजा आपने सुना होगा। गुजरात में एक फेक कोर्ट भी पकड़ी गई जिसमें 100 करोड़ रुपए की जमीन का फैसला कर दिया जाता है एक फेक जज द्वारा। अब छत्तीसगढ़ में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर एक फेक SBI बैंक भी पकड़ा गया है। ये फर्जीवाड़े का सारा मामला क्या है और ये क्यों हो रहा है, ये सब जानकारी जानने के लिए हमारे साथ अजय शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं। अजय शुक्ला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, फर्जी कोर्ट भी गुजरात में, ड्रग्स का कारोबार भी गुजरात में, अभी 13,000 करोड़ का 1288 किलो ड्रग फार्मा कंपनीज में पकड़ा गया, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन वहां से अंकलेश्वर से, जहां पे फार्मा कंपनियों का डॉक है, वहां से वो प्रोसेस होके, रिफाइन होके दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में और सब पूरे नॉर्थ में उस ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। क्या है सारा ये मामला अजय शुक्ला जी? देखिए, हम जब फेक की बात करते हैं तो साहब फेक चाय वाले से ही शुरू कर लीजिए ना, कि जो शख्स कहता है मैं चाय वाला था, चाय बेचता था, जाने क्या क्या बताता है, NCC से लेके सब कुछ अपने आप को दिखाता है, खुद का 10वीं का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं करता है, हालांकि कहता है कि मैं मैट्रिक पढ़ा हूं, उस समय यही कहा था। अब उसके बाद में तो डिग्रियां कितनी कहां कहां पढ़ाई हो गई, किसके साथ पढ़ा है यह आज तक नहीं पता है, किस टीचर ने पढ़ाया है यह नहीं पता है, किसके साथ एग्जाम दिया है यह नहीं पता है, किस जगह एग्जाम दिया है यह नहीं बता सकता है। तो आप समझ लीजिए कि ठीक है, इसलिए और फिर उस रेलवे स्टेशन पे वो चाय बेचता है जो स्टेशन ही नहीं था उस समय। तो अद्भुत सी स्थिति है। तो ये गुजरात मॉडल यही है, जो है वो दिखाया ना जाए और जो नहीं है उसको बनाया जाए और वहां से ठगी हो। आप याद करिए जम्मू कश्मीर में वो PMO का अफसर बन के जिस तरीके से कर रहा था, इत्तेफाक से पुलवामा की जिस DM ने उसे पकड़वाया था, जिसने मेल भेज करके पूरी सच्चाई सामने लाया था, उस बेचारे को सजा दे दी गई। आपको पता है इसका? वो मेरे भाई का बैचमेट है, तो मैं इसलिए जानता हूं कि उसको बेचारे को मतलब इसके लिए बड़ी तकलीफ सहनी पड़ रही है, उसको इस तरीके से कूड़े खाने में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने उस फर्जी व्यक्ति को पकड़वा दिया जो PMO का अफसर बन के सारे जाने क्या क्या कर रहा था, और उसको पटेल की बात कर रहे हैं ना, पटेल की बात कर रहे हैं ना? जी 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 जी। उसका हुआ क्या? वो हुआ क्या? उसको पुलिस ने पकड़ कुछ लिया? नहीं, मैं यही कह रहा हूं सर, कि उस समय तो केस दर्ज करके और सारी चीजें चलिए करनी पड़ी, क्योंकि सामने आ गया था, DC ने सारी चीजें रिपोर्ट दे दी थी। अब DC ने रिटर्न भेजा था तो उसे तो आप खा नहीं सकते, कागजों में गया है, मेल भेजे हैं उसने, तो वो DC भी हट गया। आप सोचिए, वहां से हटा दिया गया था, उसके बाद में धीरे से उसे ले जाके कबाड़ खाने में डाल दिया गया, और बहुत ब्राइट और अच्छा ईमानदार था, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं इसको कर पाया था, नहीं तो वो भी बाकी भ्रष्ट लोगों की तरीके से उसी तरीके से करता कि हाँ कुछ भी है क्या भी है। तो मैं ये एक उदाहरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो इत्तेफाक से मेरे छोटे भाई का बैचमेट, तो इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। बहरहाल तो मैं इसी तरीके से कुछ और चीजें हैं, कुछ मित्रगण जो IAS IPS हैं जो वहां पर, वो बताते हैं किस तरीके से चल रहा है का भाई यहाँ नौकरी कर रहा हूं, इज्जत से आराम से, ऐसे नौकरी भी कर रहा हूं, आराम भी मिल रही, पैसा भी मिल रहा, यदि थोड़ा सा हम इनको छेड़ेंगे ना तो ज्यादा समस्या में आ जाएंगे, इसलिए छोड़िए, आप हमें छोड़ दीजिए। तो इस तरह की स्थिति है। ये सिर्फ
फ्रॉड पे टिके हैं। फ्रॉड हर तरह से होता है, फ्रॉड धंधे होते हैं, फ्रॉड सप्लाई होती है, फ्रॉड दूसरी चीजें होती हैं। तो ये मॉडल उसी दिन से शुरू हो गया देश स्तर पे जिस दिन नरेंद्र मोदी यहां आ गए। अब आप देखिए, जिस तरीके से फ्रॉड करके नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अडानी को जमीनें देने का, सौंपने का काम शुरू किया था कोस्टल एरिया में, तो आप बताइए, वहीं से शुरू होता है और आज तक चल रहा है। अब तो पूरे देश स्तर पे वो वही कर रहा है। अभी आपको पता ही होगा कि कल ही परसों में उसने एक और सीमेंट कंपनी को अपना टेक ओवर कर लिया है। तो इस तरीके से अब एक दिन होगा कि सीमेंट की एक ही व्यक्ति मालिक होगा पूरे हिंदुस्तान में, फिर वो तय करेगा कि यहां साहब क्या रेट जाएगी क्या नहीं जाए। तो ये है असल में मॉडल, ये एक देश, एक कानून, एक वो, एक नेता, एक चुनाव और एक ही बनिया। तो साहब उसी के लिए ये सारे फ्रॉड किए जाते हैं। अब आप बताइए, ड्रग्स जो अलंकेश्वर में बन रही है जिस भी तरीके से, उसके लिए जो मटेरियल आता है वो कहां से आता है? 2-3 जगह से आता है। और जिन 2-3 जगह से आता है वो किस रास्ते से आता है साहब? वो आता है मुंद्रा पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट किसके पास है? अडानी के पास। तो आप देखिए, नशा आएगा तो अडानी के यहां से, असलहे आएंगे तो उस रास्ते से। आप देखिए, इसके बाद में ड्रोन जिससे ये सब किया जाएगा, तो ड्रोन का पूरा धंधा अडानी के पास आ जाएगा। असलहों की सप्लाई का जो सरकार में है और सब जगह है, बनाएगा भले इजराइल, लेकिन आके अडानी बनाता तो कुछ है नहीं, सबके में वह ठप्पे लगाता है और उसके बाद में बेचता है, सरकार का सबसे बड़ा सप्लायर हो जाता है। तो एयरपोर्ट, पोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से भी जो माल आना है ऐसे ही आना है। अब तो सुरक्षा भी उनको देने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है कि साहब अब एयरपोर्ट्स में सीआईएसएफ की जरूरत नहीं है, वो खुद ही संभालेंगे। यानी क्या माल आना है, क्या जाना है, कहां पास होना है, वो भी अडानी तय करेंगे। चाहे धारावी का प्रोजेक्ट करना हो तो अडानी, चाहे आप सोचो मार्केटिंग करनी हो, कुछ करना हो, अडानी करेंगे साहब, फेल अडानी आपको देंगे। तो ये मॉडल जो फ्रॉड का मॉडल है, यही तो नरेंद्र मोदी की ताकत है और यही उनके, वो इसी के जरिए सारी चीजें होती। लोगों को ठगा जाता है, लूटा जाता है, वो तो अपना लूट के चला जाता है। आप याद करिए, विधानसभा चुनाव हो रहा था, दिसंबर की बात है, और उस समय में कितना शोर मच रहा था कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा वो घोटाला कर लिया और न जाने क्या क्या बता रहे थे। और वहां के जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तब मुख्यमंत्री थे, वो बघेल को किस तरीके से लपेट रहे थे। उसके बाद क्या आप सुन रहे हैं कुछ है? क्या उसको पकड़ के लाने की कोई प्रक्रिया हो रही है? क्या नहीं हो रही? तो साहब यही तो गुजरात मॉडल है कि हम करेंगे, थोड़ा शोर मचाएंगे। लाल डायरी का बड़ा बड़ा नरेंद्र मोदी से लेके सारे नेता बता रहे थे, राजस्थान में लाल डायरी पता नहीं क्या हो गया था। वो लाल डायरी दिखाई दी क्या? आप बताइए ना। तो मैं यही कह रहा हूं, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? आज से नहीं है, देश की आजादी के पहले से। आरोप लगाओ, कोरे झूठे आरोप लगाओ, झूठी को, और मेरे पास ये सबूत है, ये है, वो है। ये आरएसएस का पूरा फंडा है। गांधी के ऊपर कभी आरोप लगाते हैं, कभी नेहरू के ऊपर लगाते हैं। जब आगे बढ़ गए तो इंदिरा जी पे लगाने लगे। इंदिरा जी पे वो किया, सारे कर्म किए, लेकिन कोई एक चीज नहीं ला पाए। फिर राजीव जी पे लगाने लगे। सरकार बदल दी, सब कुछ बदल दिया। इस देश के अंदर सारा जो स्थिति हुई पूरी दुनिया देख रही। और उसके बाद में राजीव जी इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद में आप देखिए, फिर इस तरीके से, फिर जब नरसिम्हा राव सरकार आई, याद करिए, उस समय जो आर्थिक सुधार शुरू किए गए, तब उस पर आरोप लगाने लगे थे। आज उसी की सराहना करते हैं, उन्हीं नरसिम्हा राव को भारत रत्न देते हैं।
मनमोहन सिंह की नहीं, पॉलिसी पे आज सारा हाँ, निवेश जितना मैं आ रहा है वही कह रहा मनमोहन हूं, सिंह की। उसमें नरसिम्हा राव को देते हैं भारत रत्न, ठीक है ना, लेकिन यहां जो है आके फिर वो करते हैं। मनमोहन सिंह की पॉलिसी के बदौलत सारी चीजें खड़ी हुई, और उसके बाद आप देखिए कारगिल क्या था। कारगिल से बड़ी इस देश के ऊपर कलंक कुछ नहीं है। हम जीते नहीं, अपनी जमीन हम पहले कब्जा कराते हैं, फिर हम कहते हैं आओ हम हम अपने लोग, सैकड़ों लोग मरवा देते हैं, अपने सैकड़ों सैनिक जवान सब मरवा देते हैं, और उसके बाद में हम कहते हैं देखिए हमने कारगिल जीत लिया। अबे जीत नहीं लिया, नाकामी है। इतने लोग मरवा के अपनी जमीन जो अपने कब्जे में थी वो तुम छुड़ा पाए। यानी आप यह हाल देखिए, आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने 1947 में, गूगल कर लीजिए मैप आ जाएगा। तो जो 1900 इंडिया मैप 1947 आप सर्च करिएगा तो आ जाएगा, उसमें लिखा है अनडिफाइंड बाउंड्री। ओरिजिनल जो नक्शा आएगा, अनडिफाइंड बाउंड्री में लद्दाख के आगे हमारा कुछ था ही नहीं। आप ये समझिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 1954 में एक नक्शा बनाया, और उस नक्शे में जो कहते थे राजा कश्मीर हरि सिंह, उसी को जो कहते थे कभी वो भी नहीं जा पाए। वो कभी तिब्बत नहीं वो कब्जे में ले पाए, वो कभी नहीं कहीं जा पाए। उसको उन्होंने किस तरीके से बाउंड्री में दिखा दुखी के वो किया। उसके बूते पंडित नेहरू लद्दाख में 250 किलोमीटर आगे तक की जमीन कब्जा कर लिए, और 250 किलोमीटर जिस शख्स ने खुद जमीन कब्जा की हो, तब आप सोचिए जब समझौते की बात आती है तो किस तरीके के ड्रामे होते हैं। नतीजतन समझौता हो नहीं पाता है, और उससे आज तक हमारे देश के लोगों के सिर कट रहे हैं। तो ये सारे मॉडल हैं, आरोप लगाओ, झूठे वो करो, काम ना करने दो, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ और बदनाम कर दो। यही तो क्रम चल रहा है आज तक। वो शर्म जी वो आपने जो शर्म जिक्र वाले किया, लोग थे, एक सेकेंड, वो शर्म वाले लोग थे तो अपने मंत्रियों के, अपने लोगों के इस्तीफे दिला दिया करते थे। यहां तो इतने बेशर्म है, जांच भी कराने को तैयार नहीं है सबूत देने के बाद। सोचिए माधवी बुच के खिलाफ इतने सबूतों के साथ में महुआ मोइत्रा पहुंचती हैं, कोई न लोकपाल जांच करने को तैयार है, न कोई और जांच करने को तैयार है। सरकार क्लीन चिट पहले ही बनाए रखे है, कब सबमिट कर दें। तो आप समझिए ये है सरकार। जी जहां तक माधुरीपुरी बुच का मामला है, पीएससी में 24 तारीख जाने की कल उनको पेश होना है। उस पे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके खुलासे हम कल करेंगे। मैं आपसे जो आपने बात छेड़ी जवाहरलाल नेहरू के समय लद्दाख के आगे की जमीन की और बॉर्डर की, हमारे एलएसी भी बात कर लेते हैं। देपचांग और लद्दाख अपना लेह में, और अरुणाचल के जो हमारे गांव जो वहां पे चाइना के गांव बस गए हैं अरुणाचल में, उसको लेकर एक विज्ञप्ति जारी होती है, मीडिया द्वारा प्रसारित होती है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के लिए निकल चुके हैं। चाइना से बायलैटरल मीटिंग है उनकी। रशिया में के प्रेसिडेंट पुतिन को वो बिल्कुल गले मिलते हैं, जप्फी डालकर मिलते हैं, और ये कहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है कि हम अपनी जमीन पर ही 2-2 किलोमीटर पीछे हटके और पेट्रोलिंग करेंगे। आपको याद होगा पैंगोंग लेक पर हम फिंगर 8 पर थे, वहां से हम फिंगर 4 पर आ गए, हमें आगे नहीं जाने दिया गया। चाइना ने 2000 किलोमीटर हमारे अंदर अतिक्रमण कर लिया, और अतिक्रमण करने के बाद जो एलएसी थी 1959 की, जो हमारी लाइन थी, उसका उल्लंघन किया। और अब 2020 का जो उन्होंने कब्जा किया, उस पर वो कह रहे हैं कि आप 2 किलोमीटर पीछे हट जाइए, हम 2 किलोमीटर पीछे हट जाते हैं। मतलब हमारी जमीन पे ही कब्जा करके पीछे हटके वो कहते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट बना दीजिए। मतलब एलएसी का टोटली आपने उसको खत्म कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, वक्तव्य देते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। ये एलएसी का लोचा और ब्रिक्स की मीटिंग और
29 अगस्त को एस जयशंकर ये वार्ता करके आते हैं चाइना के साथ, पर उसका खुलासा अगस्त में नहीं होता, सितंबर में भी नहीं होता। उसका खुलासा तब होता है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट पे जाते हैं। तो ये सारा मामला जिस तरीके से बनाया जाता है और प्रसारित किया जाता है और गोदी मीडिया द्वारा मोदी जी की बल्ले बल्ले की जाती है कि मोदी जी गए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मिले, शी जिनपिंग झुक गया, उन्होंने लाल आंख दिखा दी और वो पीछे हट गया। क्या कहेंगे इस पर आप, चाइना और एलएसी पर? आत्मजीत जी 2017 भी याद कर लीजिए, डोकलाम में रोड और ये हो गया और वो हो गया, हमने चाइना को एक कह दिया रोड नहीं बनेगी, और उसने रोड ही नहीं बनाई, गांव भी बसा लिए। ठीक है, ये सारी चीजें भौतिक रूप से हैं, समझ में आ रहा है। इसके बाद नमस्कार, इसके बाद में आप देखिए अब जब हो रहा है तो आज क्या हो रहा है, आज वही तो हुआ। क्या वो 20 सैनिक जो हमारे मारे गए उस पर कोई बात हो रही है? नहीं हुई। आज जो चाइना ने कब्जा कर ली, टोटल लैंड जो है करीब करीब 5000 वर्ग किलोमीटर बनती है, जो बात खुद उन्होंने बताई सोनम वांगचुक ने, तो उससे आप समझ स्वामी इनके नेता भी कह रहे हैं 4000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन जो है ले ली गई जी। तो अब आप सोचिए वो हो गया, इसके बाद में 2 किलोमीटर और आने का मतलब 2 किलोमीटर का गुणा कर लीजिए स्क्वायर किलोमीटर में, आपको जमीन समझ में आ जाएगी। अब आप इससे समझिए कि कितना भयंकर नुकसान भारत का हो रहा है। हम इतना क्यों प्रधानमंत्री व्याकुल है चाइना के, उससे कैसे हम लिपटें, गले मिले, क्यों उससे गले? भाई सारा अदानी का धंधा तो चाइना से चलता है, सब चाइनीज प्रोडक्ट ही तो वो करता है, सारा खेल करता है। चाइना, इजराइल और ये कुछ है खेल तो उन्हीं खेल में है, तो वही गेम है। आप देखिए रसिया से तेल आता है, सबसे ज्यादा कौन उठाता है? रिलायंस रिफाइन करता है, दुनिया में बेचता है, इतना भारी मुनाफा कमाता है। हिंदुस्तान को क्या मिला? नथिंग, क्योंकि उसने बेचा तो विदेश में। आप इस तरीके से आप देखिए, ये खेल करके नरेंद्र मोदी असल में अपने दोनों व्यापारियों को धंधा देने का काम करते हैं, उनके लिए काम। क्रूड ऑयल रिफाइनरी पे 35 रुपए लीटर का फायदा है, उस पर विंडफॉल गेन्स भी हटा दिया जाता है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि पॉलिसी उनके लिए बनाई जाती है, उन्हें ठेका देने के लिए नियम बदले जाते हैं, उन्हें जमीन सौंपने के लिए कानून बदले जाते हैं। साहब उन्हीं के लिए तो सारी है। तो ये सरकार असल में आपकी सरकार, हमारी सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की नौकर है, उनके लिए नौकरी ये कर रहे हैं। ये सरकार उसी जी। मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूं, अदानी अंबानी के चलिए उनके वो चुनिंदा कॉर्पोरेट्स हैं, आप अपने चुनिंदा कॉर्पोरेट से पैसा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो फार्मा कंपनी से पैसा लिया गया वो ड्रग्स से कारोबारी निकले। आपने जिनको टनल बनाने को दिया उसमें मजदूर फंस गए, सड़क बनी नहीं, टूट गई, टनल बनी नहीं, टनल में आपने एग्जिट रूट बनाया नहीं, उसके बाद उसमें से मजदूरों को निकालने के लिए जिस कंपनी ने काम किया उसको बजाय पैसा देने के उनके इंजीनियर के आपने घर तोड़ दिए कह के कि वो गलत जमीन पर बने हैं या सरकारी जमीन पर बने हैं। चलिए ये भी मान लिया, आपने एक ऑर्गेनाइज लूट कर रखी है जिसका खुलासा राहुल गांधी समय समय पर करते रहते हैं। आपने किसानों के एफसीआई के गोदामों में ताला लगा दिया, किसानों की फसलों की का सत्यानाश पीट दिया। आज डीएपी नहीं है, आज डीएपी नहीं है किसी भी किसान की बिजाई के लिए, कल को फसल भी नहीं होगी तो क्या होगा? उसके लिए फायदा है, अदानी साहब इंपोर्ट करेंगे। आपको मैं खबर और दे दूं, नेफेड जो कि दलहन खरीदती है, तिलहन खरीदती है, उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी आता था उसको चेंज करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह को दे दिया गया। अब अमित शाह का आदमी जो है उसको डिप्यूट कर दिया गया नेफेड का इंचार्ज। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन चूज करेगी कि उसको दलहन खरीदना ही नहीं खरीदना। अगर इंपोर्ट में माल सस्ता है तो उनके चुनिंदा, ये आड़ती हैं, अंबानी और अदानी को आप बिजनेसमैन मत बोलिए या उनको कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, वो आड़ती हैं।
अब मैं वापस आता हूं हमारे देश की सुरक्षा। अग्निवीर पे जो तीर चले, किसानों की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है, देश का नौजवान नौकरी से बदहाल है, परेशान है, मैं तो उसकी बात करना चाहता हूं। अदानी अंबानी को मैं छोड़ देता हूं, आपने सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर उनको दे दी, बेच दी, सब कुछ कर दिया। मैं अब आपसे यह जानना चाहता हूं, जिस तरीके से भय का माहौल, एक गुजरात में साबरमती जेल भी है, अहमदाबाद में, जिसका विश्लेषण आपने भी पहले भी किया था और अभी भी कुछ तथ्य आपने बताए थे। साबरमती जेल में एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का आदमी बैठा है। कभी उसका नाम बलकार बराड़ बताया जाता है, कभी बताया जाता है कि उसका जो बाप था वो हरियाणा पुलिस में था, कभी बताया, उसका भाई कहता है फिर कि नहीं वो हरियाणा पुलिस में हमारे जो चाचा जी हैं या जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो कभी भी नहीं थे। 110 एकड़ जमीन का मालिक बताया जाता है। जेल में उसकी रखरखाव के लिए 40 लाख रुपए सालाना खर्चा होता है। इस तरीके से एक छोटे से आदमी को, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेके लॉ करने आया, पहले साल शायद लॉ की एडमिशन भी उसने ली, पहले सेमेस्टर की एग्जाम क्लियर किया, नहीं किया, वो सीधा डीएवी कॉलेज से जेल में चला जाता है और जेल में 2019 के बाद वो गैंगस्टर बन जाता है। सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दूसरी बार आई थी। 2019 से 24 में जिस तरीके से पुलवामा करके, देश के साथ धोखा करके, पुलवामा का आज तक देविंदर सिंह का कुछ नहीं पता लगा, और उसके बाद पुलवामा के जो शहीद हुए उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई कि वो आरडीएक्स उस गाड़ी में आया कहां से। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, पुलवामा का फ्रॉड खेलकर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बनाती है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग खड़े करती है जो काले हिरन को लेकर सलमान खान को मारने की बात करते हैं। तो ये आतंक फैलाने का काम, या खालिस्तानी सपोर्टर कह लीजिए हरजीत सिंह निज्जर को, गुरपतवंत सिंह पन्नू को, उनकी सुपारी देने का काम और इस तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग्स कराने का काम ये क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? वो क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। आत्मजीत जी, मैं इस पे आऊं, इसके पहले मैं एक छोटा सा इतिहास भी बता देना चाहता हूं। आप याद करिए, सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा था, फर्जी इनकाउंटर केस वाला, जो तमाम गुजरात में हुए थे, और जो इनकाउंटर हुए थे उसमें जो सीबीआई ने पूरी रिपोर्ट दी थी, चार्जशीट दी थी, उस चार्जशीट में यही बात कही थी कि अमित शाह, जो पंजाब के इस समय मौजूदा राज्यपाल हैं, कटारिया, उस समय गृह मंत्री थे राजस्थान के, और इसके अलावा एक जो है ओम माथुर, ये तीनों लोग प्लस पुलिस के कुछ लोग प्लस कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग और कुछ बनिया समुदाय, इनका पूरा एक नेक्सस है। ये पैसे की वसूली करवाते हैं, अपराधी इन्हीं के हैं, उन्हीं से कराते हैं और सब कुछ कराते हैं। जब पूरा कायदे की हो जाती है तो फिर उस पे क्या इनाम घोषित हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उससे अपराधी बता के मार दिया जाता है, वो इनकाउंटर कह दिया जाता है, पुलिस वाले को प्रमोशन मिल जाता है उसी बहाने। ये खेल चल रहा था, ये बात सीबीआई कोर्ट में कही गई, स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उसमें कही गई। बहरहाल सरकार बदल जाती है, वही सीबीआई सबमिट करती है नेक्स्ट रिपोर्ट कि नहीं साहब, जो है कोई सबूत नहीं मिल रहा है, और 2018 में अमित शाह वगैरह बरी हो जाते हैं। तो बड़ा सीधा सा फंडा है, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है सदैव से। मैं तो एक चीज जानता हूं, मैंने यहां चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई को देखा है, उसकी औकात देखी है। औकात इसलिए कह रहा हूं, उस समय डीएसपी जो है सेंट्रल हुआ करते थे, बाद में क्राइम ब्रांच के जो थे, वो जगबीर सिंह, सोनीपत के बेसिकली रहने वाले, और उन्होंने पूरा यहाँ पुलिसिंग में 2-3 नाम थे, वही चंडीगढ़ में गिने जाते थे, वही यहाँ पुलिस का मतलब वही 3 अफसर होते थे, जगबीर, सतवीर, विजय, और एक के आईपी। तो ये 4 अफसर गिने जाते थे। बहरहाल इन्होंने उठाया, ठीक ठाक वो किया,
और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जमीन में ऐसे बैठा था कपकपा के कि यहां पता नहीं क्या करेंगे, और लात पड़ रही थी। क्या उम्र होगी तो आप उसकी? 20 सोचिए, साल 21 साल? हाँ ऐसी रही होगी। तो अब आप ये सोचिए कि जिनकी ये हैसियत रही हो, वो इंटरनेशनल लेवल का वो बन जाए, ये बन जाए। साहब, कनाडा मैं का। वही कह रहा हूं कि ये सब चेहरे बनाए गए, पूरा नेक्सस बनाया गया, प्लान किया गया। ये एक ऐसे नहीं, ये आरएसएस और इनकी प्लानिंग होती है। ये इसी तरीके से करते हैं। और उसके बाद में वसूली में, बीच में आपको एक बात बताऊं, आप देखिए ओम माथुर क्या थे। ओम माथुर आरएसएस के व्यक्ति थे, वसूली में शामिल थे और पैसा लिखवाते थे, और जो 10 करोड़ रुपया मार्बल लॉबी से लिया गया था, आप याद करिए, ये सारी चीजें सामने। उसी तरीके से यहां ये हो रहा था। आप पंजाब में, हरियाणा में वसूली रैकेट नहीं चला करते थे, मैंने नहीं सुने थे 2018 के पहले। और आप ये सोचिए, धीरे 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 वसूली होने लग गई। आज पंजाब में भी और हरियाणा में भी, दोनों जगह जम के वसूली हो रही है। यदि आपके जितने परिचित लोग हों, आप बता देंगे कैसे हो रहा है बड़े बड़े लोगों के यहां। तो इस तरह से हो रहा है, और बाकी देश में और दूसरी जगह भी हो रहा है। अब जो बॉलीवुड से कैसे वसूली की जाए, उसके लिए ये तो सिर्फ चेहरे हैं जो आपको दिखाए जाते हैं, और उसका ये करने वाले, कराने वाले लोग दूसरे हैं। उस चेहरे को एक सामने रख के तस्वीर बनाई जाती है, तो एक ब्रांड बनाया गया, उसके बाद में उसी के नाम पे, उसी के गुर्गों के नाम पे और सब किया जाता है। तमाम प्रभावित हो जाते हैं, तमाम कुछ और लाभ मिल जाते हैं छोटे छोटे, और लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं, 5-5, 10-10 हजार रुपए में मर्डर करने वाले लड़के मौजूद। आप देखिए, इतना ही बड़ा था, इतना ही बड़ा रैकेट। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले, बहराइच के उस गरीब जगह के, बहराइच उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिलों में से आता है, गोंडा, बहराइच, और ये आप देखिए 8 जिले जो सबसे गरीब है उनमें से आता है। अब आप सोचिए, वहां के लड़के आकर के यहां मर्डर कर रहे हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जिस तरीके के लड़के कर रहे हैं, ये कोई गैंग के या उसके वो नहीं है, ये असल में प्लान किए गए लड़के। यहां ठीक है, इनसे कराएंगे, नाम वहां होगा, और उसके बाद में उसी नाम से वसूली हो। वो डर, डर के लिए चेहरा बनाना, और ये सब गेम प्लान है। उस गेम प्लान में डोभाल भी शामिल है, वो कोई अलग नहीं है अजीत डोभाल। वो अमित शाह, असलियत में किंगपिन अमित शाह है, और उसका नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती है। ये सब गेम, ये गुजरात मॉडल है सर, यही गुजरात मॉडल। देश में करो, देश के बाद। अब एक बात आई, कनाडा में 2 घटनाएं होने के बाद में स्थिति क्या होगी? वहां खौफ फैल गया, उस नाम पे वहां पे जो इनका काउंटर पार्ट है वो वसूली करेगा। गोल्डी ब्राड। मैं इसीलिए कह रहा हूं, काउंटर पार्ट वसूली करेगा। अमेरिका में एक मर्डर हो गया, अमेरिका में यही काम हो जाएगा। वहां तो लाइसेंस फ्री है, कोई भी जाए परचून की दुकान से रिवॉल्वर खरीदे और पट्ट से निपटा दे। अब आप एक चीज सोचिए, ये सारे गेम प्लान उसी का हिस्सा है कि कैसे वहां से भी वसूली की जाए, कैसे यहां से की जाए, कैसे और किया जाए, और इसके जरिए इसे राष्ट्रवाद से जोड़ा जाए। तो इसलिए एक आध लोग वो किए जाएं, अरे हम तो उनको मरवा रहे हैं कि खालिस्तानी हैं, हम ये मरा रहे हैं इनको। ये भाई, घुस के जाओ चाइना में, मार के आओ ना। एक भी बताओ कि चाइना में उनको मारा हो जाके जिन्होंने वो 20 सैनिक हमारे मारे थे। आप बताइए, कोई भी एक नाम कभी आता है कि चाइना में जाके कुछ कराए? कभी नरेंद्र मोदी नाम लेते हैं, कभी वो सनी देओल चाइना का हैंडपंप उखाड़ता है? नहीं।
हिम्मत नहीं है, कुत्ते की तरीके से दुम हिलाते दिखते हैं। तो साहब नरेंद्र मोदी का आप देख लिए ब्रिक्स सम्मेलन में कैसे जिनपिंग के सामने बिल्कुल हो रहे थे कि सरकार मिल गए, सरकार को सलाम कर ले। यह अपने आप में बताता है कि ये असल में डरपोक और साजिश करने वाले लोग, इसके अलावा नहीं। भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि इस बार 70% दलहन हमने आयात की है। आप बताइए, तो हम इंपोर्ट करने की स्थिति में आ गए जब हम कह रहे थे कि दलहन में हम आत्मनिर्भर बन गए थे। मुझे याद है कानपुर में मेरा जो घर है अपना पुश्तैनी घर, वहीं पास में ही दलहन अनुसंधान केंद्र है, पंडित नेहरू के समय में शुरू हुआ था, लेकिन इंदिरा जी ने उसका विस्तार दिया था। वो बहुत बड़ी जमीन है, बड़ी कीमती जमीन है, मेन रोड पे है, जीटी रोड पे। आप ये सोचिए इतनी बड़ी जमीन, अब उस पे नजर टिकी हुई है। तो जब ये बाहर से आने लगेगा तो जमीन, कीमती जमीन जो है अपने किसी उसको दे दी जाएगी। यही तो कर रहे हैं, कहीं डिफेंस की जमीन दे देंगे, कहीं इनकी दे देंगे, कहीं इसकी प्रॉपर्टी दे देंगे, कहीं ये दे। ये सारे खेल, किसान को खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, उसे कुछ नहीं, बाहर से हम वो करेंगे, आत्मनिर्भर कहने को होगा, वहां से आएगा ठप्पा अडानी का लगेगा और साहब कहा जाएगा कि आत्मनिर्भर बन गए। आप बताइए क्या आत्मनिर्भर बना है? जो वंदे भारत ट्रेन है उसके पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं, असेंबल हो रही है, और जिस फैक्ट्री में असेंबल हो रही है, आप जाइए चेन्नई में, पंडित नेहरू की बनाई हुई है। आप देखिए, जहां जहां डीआरडीओ में हो या कहीं हो, ये सब पंडित नेहरू के बनाए हुए। क्या आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ में सीएसआईओ है, उसने प्लेन के उसका हेड बनाने का काम किया था, उसका तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप मंगा चाइना से रहे हैं और उसको वो करके, तो साहब ये खेल चल रहा है, चाइना से आ जाएगा, अमेरिका से आ जाएगा, फ्रांस से आ जाएगा, उसको हम थोड़ा सा इधर उधर करके ड्रामा करके करेंगे। देखिए ये तो ये भेल में बन रहा है, ये यहां बन रहा है, और हम असल में खा जाएंगे, यही कह के हाँ देखिए आत्मनिर्भर भारत बन गया। और कमाई कौन करेगा? अडानी अंबानी। ये पूरा खेल। जी जी अजय जी, मामला बहुत गंभीर है, इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। ये चर्चा आज 30 मिनट में नहीं सिमट सकती, इसका एक पार्ट 2 जरूर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं इस पर तमाम तरीके से चर्चा हो। जयपुर में क्या हो रहा है, बहराइच में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, एक एक करके परतें खोलनी पड़ेंगी, तभी ये राज-फाश होंगे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अजय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।